दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के टेस्ट सीरीज में हम सॉल्व करेंगे भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट। इसमें पीसीएस परीक्षा के पैटर्न और मानक के अनुरूप महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। ये प्रश्न यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ आरओएआरओ, लोअर पीसीएस और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अभ्यास सेट। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है कि पृथिव्या प्रथम वीर की उपाधि किसकी थी। ऑप्शन है समुद्रगुप्त की, राजेंद्र प्रथम की, अमोघ वर्ष की या गौतमी पुत्र सातकर्णी की। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त की। दोस्तों हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को पृथिव्या प्रथम वीरम कहा गया है। तो याद रखिएगा, पृथिव्या प्रथम वीर की उपाधि समुद्रगुप्त की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। ये सही नहीं है। देखिए, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। ये सही है। और श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। ये भी सही है। तो दोस्तों ये देखिए, प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में जो श्रेणी संगठन था उसके अनुसार केवल 2 और 3 आपके सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था। और दूसरा कथन है कि चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। तो दोस्तों इसमें देखिए कौन से कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, और न ही एक न दो। तो सही उत्तर ऑप्शन डी। दोस्तों दोनों कथन सही नहीं है, न तो एक सही है और न ही दो। आप देख सकते हैं कि चीनी तीर्थयात्री फाहियान कनिष्क द्वारा आयोजित चतुर्थ बौद्ध परिषद में भाग नहीं लिया था, क्योंकि वो गुप्त काल में 399 ईस्वी में सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। इसके अलावा चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग जब हर्ष से मिला तो हर्ष बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी नहीं था। वस्तुतः हर्ष ह्वेनसांग से मिलने से पहले ही बौद्ध धर्म के संपर्क में आया था और ह्वेनसांग के मिलने के बाद वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा में गहरी आस्था व्यक्त की और महायान संप्रदाय को संरक्षण देने लगा। इसलिए न तो एक कथन सही है और न ही दो। अगला प्रश्न है, देखिए आसान सा प्रश्न है। नागर, द्रविड़ और बेसर क्या हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों, नागर, द्रविड़ और बेसर ये भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियां हैं। नागर, द्रविड़ और बेसर भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियां हैं। नागर शैली के मंदिर हिमालय से विंध्य पर्वत के बीच फैले हैं। द्रविड़ शैली के मंदिर कृष्णा नदी के दक्षिण में हैं और बेसर शैली के मंदिर विंध्य पर्वत और कृष्णा नदी के मध्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, देखिए लिंगराज मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शन है भुवनेश्वर, बीजापुर, कोलकाता या वाराणसी। तो सही उत्तर है भुवनेश्वर में। दोस्तों लिंगराज मंदिर उड़ीसा में भुवनेश्वर में है। ये भगवान शिव का मंदिर है और भगवान शिव के त्रिभुवनेश्वर नाम से ही इस नाम का नाम भुवनेश्वर पड़ा है। ये नागर शैली में निर्मित सर्वोत्तम मंदिर है। इसका शिखर 160 फीट ऊंचा है, जो इसका सबसे आकर्षक भाग है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। एलिफेंटा, दोस्तों एलिफेंटा जो है ये गुफाओं के उदाहरण हैं। श्रवण बेलागोला, यहाँ पर गोमतेश्वर की मूर्ति है। खजुराहो, तो खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। देखिए खजुराहो मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और सांची अपने स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सही सुमेलन क्या हो जाएगा। सही सुमेलन हो जाएगा 3, 4, 2 और 1। तो देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं कि महाराष्ट्र में एलिफेंटा गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में श्रवण बेलागोला में भगवान गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति है। खजुराहो में चंदेल शासकों ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया है और सांची में महास्तूप स्थित है।
जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था और शुंगों के समय इसका विस्तार किया गया। एक प्रश्न है, देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित है। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत की जड़ें जो है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर है W.A. फेयर सर्विस। दोस्तों, द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया पुस्तक के लेखक W.A. फेयर सर्विस थे। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप जानते हैं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी और ये एक व्याकरण ग्रंथ है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। तो ये शासक था राजराज प्रथम। दोस्तों, सबसे पहले राजराज प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका को विजित कर अपने अधीन किया और इसने लंका के राजा महेंद्र पंचम को पराजित कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को तहस नहस कर दिया और उत्तरी लंका पर अधिकार किया। विजित लंका राज्य की राजधानी पोलोन्नरुवा को बनाया और राजराज प्रथम ने इस विजय के उपलक्ष्य में जननाथ की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? ऑप्शन है चोल, चेर, पांड्य या चालुक्य। तो सही उत्तर है पांड्य राजा। दोस्तों, दक्षिण भारत के पांड्य वंश के राजा ने 26 ईसा पूर्व में अपना एक दूत रोम राज्य में भेजा था। इससे स्पष्ट है कि भारत का रोम के साथ राजनयिक संबंध थे। इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध भी मजबूत हुए। आप जानते हैं पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, कथन एक है कि चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। सही है। और चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की और कुछ क्षेत्रों को जीता। तो ये भी सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, दक्षिण भारत में चोल प्रभुत्व की शुरुआत परांतक प्रथम ने किया और राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने इसे पूर्णता प्रदान की। और आप जानते हैं दोस्तों कि परांतक प्रथम ने पांड्य शासक राजसिंह को पराजित कर मदुरै पर अधिकार किया। तो राजराज प्रथम ने चेर शासक भास्कर रविवर्मन और पांड्य शासक अमर भुजंग को पराजित कर चोल प्रभुत्व की स्थापना की। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र शासक संग्राम विजय तुंग बर्मन को पराजित कर उसके क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके शासनकाल में? तो सही उत्तर है इल्तुतमिश के शासनकाल में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, इल्तुतमिश का शासनकाल 1220 से 21 में चंगेज खां ने ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए ये भारत तक आ गया। लेकिन इल्तुतमिश जलालुद्दीन मांगबरनी को शरण न देकर चंगेज खां के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की रक्षा की। अतः मंगोल पहली बार इसी समय सिंधु पार देखे गए थे। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है दोस्तों। कथन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। ये आपका सही है। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो ये आपका सही नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? तो सही उत्तर है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। देखिए दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन की योजना बनाई थी और उसने राजधानी परिवर्तन के मुख्य उद्देश्य के रूप में दक्षिण भारत में मुसलमानों की जनसंख्या में वृद्धि करना था और जिससे दक्षिण में नियंत्रण स्थापित किया जा सके। लेकिन ये योजना असफल रही। मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी का नया नाम दौलताबाद रखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वो कौन है? तो ये था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। तुगलक ने यमुना, सतलज, घग्गर और काली सिंधु नदी से अनेक नहरों का निर्माण करवाया
ये नहरें दिल्ली और हरियाणा के मध्य केंद्रित थीं। जो किसान इन नहरों से सिंचाई करते थे उन्हें उपज का 1/10 भाग हर हक ए सर्व यानी सिंचाई कर देना पड़ता था और इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। अगला प्रश्न है दोस्तों, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? तो ऑप्शन है राणा कुंभा, राणा हमीर, राणा रतन सिंह या राणा संग्राम सिंह। तो सही उत्तर है राणा कुंभा के शासनकाल में। दोस्तों, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ था और इस कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा की उपलब्धियों का स्मारक माना जाता है। इस स्मारक का निर्माण राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त कर उसकी स्मृति में करवाया था। राणा कुंभा विद्वान के साथ साथ महान संगीतकार और कुशल वीणा वादक भी था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था और आप जान लीजिए कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था, लेकिन इसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। मौलिक रूप से ये लाल पत्थर से निर्मित 4 मंजिला इमारत थी, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय प्राकृतिक बिजली गिरने से चौथी मंजिल ध्वस्त हो गई थी। तब फिरोज शाह तुगलक ने चौथी और 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया, जो कि संगमरमर से निर्मित है। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। दिए गए कोड से इसका उत्तर चयन करना है। तो देखिए, प्लासी का युद्ध दोस्तों ये 1757 ईस्वी में हुआ था और कलिंग का युद्ध आपका 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1576 में। और तराइन का युद्ध आप जानते हैं 1191 और 1192 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से सही सुमेलन हो जाएगा आपका दोस्तों 4, 1, 2 और 3। तो देखिए 4, 1, 2 और 3 ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और प्लासी का युद्ध 1757 में क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के मध्य लड़ा गया। अशोक ने कलिंग को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया और इस युद्ध के बाद अशोक भेरी घोष की जगह धम्म घोष का अनुसरण किया। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर द्वारा भेजी गई मुगल सेना और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में मुगलों की विजय हुई, लेकिन कोई लाभ मुगलों को नहीं मिला। और तराइन का युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी हुआ और इस युद्ध के बाद भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना संभव हो सकी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए कौन कौन सी घटनाएं हैं इसमें आप देख लीजिए। विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल, कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत आक्रमण और फिरोज तुगलक की मृत्यु। तो इसमें कौन सा सही है? दोस्तों देखिए, सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण 1199 में प्रारंभ हुआ था और इल्तुतमिश के समय में इसका जो है कुतुब मीनार का निर्माण 1199 में शुरू हुआ था। उसके बाद देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु जो है वो 1389 ईस्वी में हुई थी, 1389 में। और पुर्तगालियों का भारत आक्रमण आप जानते हैं कि ये 1498 में हुआ था। और विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल 1509 से 1529 तक था। तो इसमें सबसे पहले आएगा कुतुब मीनार यानी 2। उसके बाद कुतुब मीनार के बाद आएगा फिर फिरोज तुगलक की मृत्यु 4, फिर आएगा पुर्तगालियों का भारत आगमन 3 और विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल 1। तो 2, 4, 3, 1 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भक्त संतों पर विचार कीजिए। देखिए, दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज, इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था जब लोदी वंश का पतन हुआ और बाबर सत्तारूढ़ हुआ? तो सही उत्तर है दोस्तों केवल 2 यानी गुरु नानक देव। देखिए दोस्तों, दादू दयाल का समय 1544 से 1603 था। गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था, 1539 में इनकी मृत्यु हुई थी। त्यागराज का समय 1767 से 1847 था। त्यागराज भक्ति मार्ग के कवि और कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। क्योंकि लोदी वंश का पतन 1526 में हुआ था, जब बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और मुगल वंश की स्थापना इसी समय की। इस समय दोस्तों गुरु नानक उपदेश देते थे। तो ऑप्शन जो बी है केवल 2 आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? ऑप्शन है पानीपत, खानवा, चंदेरी या घाघरा का युद्ध। तो सही उत्तर है दोस्तों खानवा का युद्ध। दोस्तों मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने 1527 में बाबर के विरुद्ध खानवा की लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई महमूद लोदी राणा सांगा की तरफ से भाग लिया था। बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था और इस युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की और मुसलमानों से लिया जाने वाला तमगा नामक कर समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो ये है दोस्तों रज्मनामा। देखिए महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से किया गया और महाभारत का अनुवाद अकबर के समय में नकीब खां, बदायूनी, अबुल फजल और फैजी आदि विद्वानों के प्रयत्नों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सही नहीं है? देखिए इसमें 33 वर्ग थे, सही है। उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते हैं, थे, सही है। और उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था, ये सही नहीं है। और समस्त कार्यकारी और सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे, तो ये सही है। दोस्तों ऑप्शन सी जो है उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था, ये सही नहीं है, क्योंकि मनसबदारी व्यवस्था में व्यवहार में 33 प्रकार के मनसब थे। मनसबदारों को मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। मनसबदारों की 3 श्रेणियां थीं। पहली श्रेणी के मनसबदारों की जात और सवार रैंक जात रैंक के बराबर होता था। द्वितीय श्रेणी के मनसबदारों का सवार रैंक जात रैंक से आधे से अधिक होता था और तृतीय श्रेणी के मनसबदारों का सवार रैंक जात रैंक के आधे से कम होता था। और आप जान लीजिए कि समस्त कार्यकारी और सैन्य अधिकारियों के मनसब प्रदान किए जाते थे। अगला प्रश्न है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अकबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां ने? तो सही उत्तर है हुमायूं ने। दोस्तों चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं द्वारा किया गया था और हुमायूं ने अपने ईरान प्रवास के दौरान वहाँ के 2 चित्रकारों, देखिए 2 चित्रकार ख्वाजा अब्दुस समद और मीर सैयद अली के संपर्क में आया और इन्हें अपने साथ काबुल लाया। इनकी काबुल की चित्रशाला में एक स्थानीय दोस्त मोहम्मद का नाम भी मिलता है। जब ये दोबारा हिंदुस्तान का बादशाह बना तो ये चित्रकार इसके साथ भारत आ गए और फिर इन्हीं के द्वारा मुगल चित्रकला को रूप और तत्व प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम या जहांगीर। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम। दोस्तों हुमायूंनामा की रचना हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने अकबर के आग्रह पर किया था। इसमें उन्होंने अपने संस्मरण लिखे हैं। अगला प्रश्न है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम क्या है? तो देखिए सही कालक्रम जो 18वीं सदी में लड़े गए युद्ध थे, इसमें सबसे पहले अंबर युद्ध, फिर प्लासी युद्ध, उसके बाद बांडीवास युद्ध और बक्सर युद्ध। तो देखिए अंबर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों अंबर का युद्ध आपका 1700 याद रखिएगा 49 में हुआ था और ये किसके किसके बीच? डुप्ले, मुजफ्फरजंग और चंदा साहब की संयुक्त सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच लड़ा गया था। इसमें अनवरुद्दीन पराजित हुआ और मारा गया। चंदा साहब कर्नाटक के नवाब बने थे। प्लासी का युद्ध 1757 में आप जानते हैं क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। वांडीवास का युद्ध 1760 में आयरकूट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना और काउंट डी डेली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ था। इसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई। और बक्सर का युद्ध 1764 में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने भारतीय शक्तियों को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, देखिए दोस्तों हैदर अली पराजित हुआ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उसमें हैदर अली विजयी हुआ था, तो ये सही नहीं है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज और हैदर के बाद में टीपू के साथ हुआ। इस युद्ध में हैदर पराजित हुआ था।
तो ये भी गलत हो गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। तो दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू और अंग्रेजों के मध्य जो हुआ था, इसमें टीपू पराजित हुआ और अपना आधा राज्य अंग्रेजों को दे दिया, ये भी गलत है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की 1799 में टीपू और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, इसमें टीपू पराजित हुआ और युद्ध करते समय मारा गया। तो केवल यही एक सही सुमेलित है, ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के जो परिणाम दिए गए हैं इस प्रश्न में, उनमें केवल ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था कहाँ पर? उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में या दक्षिणी भारत में? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी बंदोबस्त का सूत्रपात सबसे पहले 1792 में कर्नल रीड और टॉमस मुनरो ने बारामहल जिले में किया। 1820 में ये व्यवस्था पूरे मद्रास प्रांत में लागू हुई। इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए थॉमस मुनरो को मद्रास गवर्नर नियुक्त किया गया और 1825 में ये व्यवस्था बम्बई प्रांत में भी लागू हुई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दक्षिणी भारत हो जाएगा कि ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह दक्षिण भारत में प्रचलित था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी? देखिए, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, ये सही है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया, सही नहीं है। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वाधिक जोर दिया, ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर है केवल एक। दोस्तों दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को महत्वपूर्ण देन या सबसे प्रभावी देन ये थी कि उन्होंने इस बात को सबसे पहले अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। दोस्तों दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन उनकी ये थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है और उन्होंने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस बात को तर्कों द्वारा सिद्ध किया और धन निष्कासन सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी का प्रतिपादन किया। तो दोस्तों ये था आज का टेस्ट सीरीज जिसमें आपने यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया और ये प्रश्न आपके आगामी अन्य परीक्षाओं जैसे आरओ लोअर पीसीएस, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं और अन्य राज्यों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही दोस्तों देखिए, ये जो इतिहास खंड है ये टीजीटी पीजीटी इतिहास, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप इन प्रश्नों का उपयोग उन परीक्षाओं में भी कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।